अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आई एम सॉरी पहले आपसे करना चाहूँगी क्योंकि मैं कुछ दिनों से एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रही ठीक से, ख़ास तौर पे जब ये नॉवल शुरू किया है। एक्चुअली मेरे गला ख़राब होने की वजह से मैं आपके साथ बख्त नॉवल शेयर नहीं कर पाई। अब से इंशाल्लाह रेगुलरली होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ, जिसका नाम है बख्त, जिसकी राइटर है मेहरुनिसा। इसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अफसुदा सी बोली थी, बेटा वो थका हुआ था, वरना क्या पहले इसने कभी ऐसा किया है? तुम्हारे सिवा भला किसी को देखा है? मुमानी जान, ये सब तो आप कहती हैं ना, मैंने तो कभी ये सब नोट नहीं किया। वो मुझसे ज्यादा तवज्जो हाले को देता है। सुबह इसको देखते ही जैसे वो बहुत खुश हो गए थे। मैंने बालकनी से देखा था। क्या तुम्हें अपनी बहन से खौफ महसूस हो रहा है? फरमा ने चुपते हुए लहजे में पूछा था। ममानी जान, आज तो आपने ये बात कह दी और मैंने सुन ली। दोबारा अगर आपने मेरी बहन का नाम भी लिया तो मैं आपका लिहाज नहीं करूंगी। मैं अपनी बहन पे ऐसे 100 सफीर सुल्तान कुर्बान कर सकती हूँ। इतना हौसला है मुझ में। यहाँ बात आपके बेटे की हो रही है, मेरी बहन के साथ आपकी जो भी इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो दो टोक लहजे में कहती बोलती हुई इनको बहुत कुछ बावर करवा गई थी। ओ हनी, तुम तो बुरा मान गई। मैंने तो बस वैसे ही बात की थी। सफीर बस तुम्हारा है। वो इसके कंधों पर हाथ रख के लहजे में शरीनी स्मोए बोली थी। इसने नरमी से इसके हाथ अपने कंधे से हटा लिए। सफीर मेरा है, ये बात सफीर को खुद कहनी होगी। आप अब मुझसे इस बारे में बात करेंगी जब आप सफीर से बात कर चुकी होंगी। वो अटल लहजे में बोली थी। लेकिन बेटा सफीर अभी, उन्होंने कुछ कहना चाहा था जब मैंने इनकी बात काट दी थी। 30 साल का हो गया है, सफीर में चोर है, बिजनेस सेटल है इसका, कामयाब इंसान है, वो दौलत फीम पावर है जो इसके पास नहीं है। अब आप ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि वो अभी शादी या फिर किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। वो गोया इनको वार्न करती हुई कमरे से जा चुकी थी। पीछे फरवा बेगम अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। यकदम उन्होंने एक झटके से सर उठाया था। अब इनका दिमाग एक नए जाल का ताना बाना बुन रहा था। धूप की तमाजत से इसका रंग सुनहरी हो रहा था। वो बार बार चेहरे और गर्दन पर आया पसीना साफ करती इसकी मतलाशी निगाहें हरून को ढूंढ रही थी। अचानक इसकी नजर सामने से आते सफीर पर पड़ी। वो मतवाजन चाल चलता हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाले को अपनी जानिब आता दिखाई दिया। धूप और गर्मी का असर इसकी मौजूदगी में जायल हो चुका था। ये धूप अब इसको बाहर की शाम लग रही थी। वो अब इसके करीब आ चुका था। सूरज की रोशनी अब इसकी पुष्ट से टकराती हाले के जिस्म पर पड़े बगैर मायूस लौट जाती थी और हाले और सूरज की रोशनी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा था। अब वो इसकी छांव में थी। वो साहिबान था, मजबूत साहिबान। कम से कम हाले सुल्तान को तो यही लगा था। मैंने बताया था हारून को कि मैं तुम्हें पिक करूंगा। वो इसको ये भी कहा था कि तुम्हें ना बताए, तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा होगा ना। मुझे देर होगी शायद, वो माजरत ख्वाह लहजे में बोल रहा था। कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई, वो खुशदिली से बोली थी। इसके लिए तो वो सारी जिंदगी कर सकती थी। बस एक बार कह के तो देखे, वो दिल ही दिल में बोली थी। चलो चलते हैं, आज तुम्हें किसी अच्छी जगह का खाना खिलाऊंगा। इसने हाले को अपने प्लान से आगाह किया था। हाले खामोशी से इसके पीछे चलने लगी थी। गाड़ी के करीब पहुंच के सफीर ने इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला था। इसको बैठाने के बाद वो घूम कर आया और ड्राइविंग सीट संभाली थी। अब बताओ कहाँ खाने चले? वो पूछने लगा। हाले ने पहले म्यूजिक ऑन किया, अपनी पसंद का एक इंग्लिश गाना लगाया, फिर आराम से सफीर की तरफ मुड़ी। नहीं, आज नहीं, असल में आज मिद्दत की बारात है, शाम तक पहुंचना है और मुझे ऑलरेडी लेट हूं मैं। वो ऐसा करें, आप भी चलें ना मेरे साथ, वहाँ क्या ख्याल है? वैसे आपका अलग से कार्ड भी भेजा था उन्होंने। मिद्दत का भाई कल भी आपका पूछ रहा था। अच्छा ओके, जैसा तुम कहो। वो तो जैसे ही इशारे पर बैठा था फौरी मान गया था। वाकई चलेंगे आप? वो खुश होती हुई बोली थी। मैं तुम्हें मना कर सकता हूँ? वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला था। ये थीम वेडिंग है, आपको व्हाइट और ब्लैक में से ही कुछ पहनना होगा। इसने बात बदल ली थी। तुम क्या पहनोगी? इसने सवाल किया था। मैं ऑफ वाइट
اور ریڈ کمبینیشن کا ڈریس پہن رہی ہوں۔ لڑکیوں کی تھیم یہی ہے، حالے نے جواب دیا تھا۔ ریڈ تم پہنو گی تو بیچاری دلہن کیا پہنے گی؟ یہ تو دلہن کا کلر ہے یار، یہ زیادتی ہے، وہ گیا افسوس کر رہا تھا۔ دلہن اورنج کلر پہنے گی، آپ کو نہیں پتا؟ اس کے چوچلے، اس نے یہ تھیم ویڈنگ کا شوشہ بھی اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اسپیشل دن پہ اس کے ڈریس کا کلر سب سے مختلف ہو۔ آپ کو پتا تو ہے ریڈ کلر دلہن کا ہے، بلکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کسی شادی میں جائیں گے تو نوٹ کیجئے گا 7 یا 8 عورتوں نے ریڈ کلر ضرور پہنا ہوگا۔ احمد ان کو شوق ہوتا ہے دلہن کی لائم لائٹ چرانے کا۔ وہ اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے سفیر کوئی بچہ ہے۔ تم نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے؟ سفیر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ کو پتا ہے میں اپنی شادی پہ یہ برائڈل شال، یہ قوالی نائٹ، ڈھول کی مائیوں مہندی، یہ سب ڈرامے بازی ہرگز نہیں کروں گی۔ بس سادہ سا نکاح ہوگا اور ولیمہ۔ اور پتا ہے، یہاں وہ رک گئی، اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اس نے خود کو کوسا، کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب؟ جو میں شروع ہو گئی۔ اللہ اللہ، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتے ہی اپنی زبان کاٹ دوں گی، نہ یہ ہوگی اور نہ بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ سفیر بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کے وہ جلدی جلدی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ہارون نے ان دونوں کو سامنے سے آتے دیکھ کر مٹھیاں بھیج لی تھی۔ وہ پلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حالت تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیاں پہ پہنچی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جگڑ لیے تھے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہشیں پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا کہ جیسے کہ وہ حالے کا کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا تھا یا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے۔ وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی تھی۔ یہی حال پلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین سا تھا کہ اب حالے اس سفیر کو کوئی کرارا سا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ Did he just propose me؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ آج سے پہلے اس کو حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے اثار میں لیے ہوئے تھی؟ خوشی، حیرت، حیا، شوق؟ وہ کیا کرے، روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا؟ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے، کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ وہ یہ سب صرف اپنی طرف سے ہی کہہ گیا، اسے حالے کی جذبات معلوم ہی نہیں۔ کیا یہ آگ دونوں طرفہ تھی؟ کیا وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت کو پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے بھی نہیں کہی تھی، کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکتی تھی؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ ان گنت سوچیں تھی جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتائے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جایا کرتی ہیں۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حالے سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے تک حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل وہ جن کیفیت میں تھی وہ ان گنت تھی، لیکن اب ان تمام کیفیت کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پر اکڑو بیٹھے ہارون شاہد بھی کئی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ شوق، غم، تکلیف۔ اس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی جا کے سفیر کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کس نے اس کو حق دیا کسی کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ ہارون شاہد کی دنیا الٹ چکی تھی۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حالے سلطان کا ہے، اسے سرشار ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محلے کا تھا۔
जहां एक 2 मंजिला घर के बाहर कई लोग खड़े चिल्ला रहे थे, निकालो इनको घर से बाहर, निकालो। अरे ना जाने किसका बच्चा उठा कर ले आई है, शरीफों का मोहल्ला है ये ऐसी वैसी औरतों की कोई जगह नहीं है यहाँ। ना जाने किसका गंदा खून उठा कर ले आई है, और बेटा भी बना लिया। अरे मैं तो कहती हूँ इस बच्चे को ही कहीं फेंक आओ। खस कम जहाँ पाक भांत भांत की बोलियां थी जो इस वक्त इसके कानों में पड़ रही थी। वो इस वक्त एक नौज़ायदा बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी जब अपने घर के बाहर से आते शोर ने इसका सुकून खारिज किया था। इसने दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा, बच्चे को कॉट से उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो एक ऊंचे लंबे कद से आंखों और खूबसूरत चेहरे वाली औरत थी। हाँ भाई, आप बताओ किस किस को क्या क्या तकलीफ है? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बच्चा रो रहा है मेरा, वो जैसे कोफ्त से बोली थी। अरे कौन सा बच्चा, कहाँ का बच्चा? तुम्हारा शोहर तो मर चुका है और तुम तो बांझ हो। ये बच्चा कहाँ से उठा के ले आई हो और किसका खून है ये? एक मोटी सी औरत गला फाड़कर चिल्लाई थी। अच्छा बस यही मसला है या कोई और भी तकलीफ है किसी को? वो औरत अब पुरसुकून थी। अब की बार एक आदमी की आवाज इसके कानों में पड़ी थी। अरे ना खानदान का कोई आता है ना पता, ना ये पता है कि ये बच्चा हलाली भी है कि नहीं। ऐसे कैसे हम इसको इस मोहल्ले में रहने दें? बस या कुछ और भी पूछना है? इस औरत ने मजमे की जानिब नजर दौड़ाते हुए सवाल किया था। पहली बात, मेरा शौहर जिए या मरे तुम लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं। दूसरा, ये बच्चा मैं जहां से भी लाऊं तुम लोगों को बताने की पाबंद नहीं हूं। ये किसका खून है इस बात की कोई अहमियत नहीं है। जिसको इस बच्चे का खानदान जानना है वो ये जान ले, ये मेरा बेटा है, नफीसा हयात का बेटा, उमर हयात। आज से इसका यही खानदान है, यही इसकी पहचान है। और एक और बात, ये मोहल्ला तुम्हारे बाप का नहीं जो मुझे यहाँ से निकाल सको। ये घर मेरे बाप का है, मेरा जो दिल करेगा इसमें मैं वो करूंगी, जिसको रखना होगा इसको रखूंगी। आज के बाद अगर किसी ने मेरे बेटे की तरफ उंगली भी उठाई तो मैं हाथ काट दूंगी इसका। चलो अब सब दफा होते नजर आओ मुझे, मेरे बच्चे की नींद खराब कर दी। वो बेहद पुरसुकून लहजे में बोलती वापस जाने को मुड़ी थी। नफीसा, हम पुलिस को बुला लेंगे, एक आदमी ने धमकी दी थी। आहिस्ता बोलो, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। और रही बात पुलिस की, तो शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं बैरिस्टर नफीसा हयात हूँ। वो एक लफ्ज पर जोर देती हुई बोली थी। और कानून को तुम सबसे बेहतर जानती हो। बुलाओ पुलिस को तुम सब, जो जो यहाँ खड़े हैं। इस वक्त एक एक पे इतने केस करूंगी तुम्हारी नस्लें भी पेशियां भुगतती रहेंगी। मेरा देवर इस वक्त पुलिस में एसपी है, इस हिसाब से पुलिस में मेरे इतने जानने वाले हैं जितने इस मोहल्ले में लोग हैं। एक और बात, अगर पुलिस आई तो मुझे साथ ले जाए या ना जाए, ये आधा मोहल्ला जरूर जेल जाएगा। ये औरत मुझसे अल्फाज नहीं लोगों की औकात निकालती थी। शायद ही कभी तुम लोगों ने ऐसी रौबदार, ऐसी मोतबर औरत देखी हो। हैदर साहब ने जो गली की नुक्कड़ पे वो दुकान खोली है ना, वो कब्जे की जमीन है। इस बात का सबूत है मेरे पास। आपको तो गैर कानूनी तौर पर कब्जे के केस में डालूंगी। और नजमा बेगम, अब वो इस मोटी औरत की तरफ इशारा करके बोली थी, तुम जो अपने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू के ऊपर तेजाब फेंककर इसको मारने की कोशिश की थी, इसके लिए तुम्हारी बहू को 2 मिनट में थाने ले जाके तुम पे इकदाम कत्ल करवाऊंगी। और इशरत बेगम, तुम्हारे बेटे पे जो रेप केस है ना, इसको दोबारा शुरू करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वो जैसे सोच सोच के महज महसूस हो रही थी। किसी और को कोई तकलीफ है या मैं जाऊं? वो जैसे बहुत जल्दी में थी। मजमे को तो कोई सांप ही सूंघ गया था। तभी एक लड़का आगे आया जो कि हैदर साहब का बेटा था। अरे नहीं नहीं वकील मैडम, ये तो बहुत भलाई का काम है, हम सबको कोई गलतफहमी हो गई थी। बस आप तो माशाल्लाह बहुत नेकी का काम कर रही हैं, किसी बेसहारा को सहारा दे रही हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपके बेटे को लंबी उम्र दे। और रही बात खानदान की, तो जाहिर है आप लेके ही आई हैं तो किसी अच्छे खानदान से ही होगा। ये बच्चा, आप जाके आराम करें, मैं इन सबको देख लूंगा। वो लड़का चापलूसी की हदों को पार करता हुआ बोला था। नफीसा हयात एक मुलामत भरी नजर सब लोगों पर डालती हुई गेट खोलकर अंदर चली गई। मजमा आहिस्ता आहिस्ता छटने लगा था। नफीसा हयात को झूठा मालनामा लेकर आने वाले अपना असली चेहरा छुपाते फिर रहे थे। हाले जब ऊपर आई थी, मेहरमा इसका रात के फंक्शन का जोड़ा इस्त्री कर रही थी। इसने बुलंद आवाज में सलाम किया था लेकिन जवाब नहीं मिला। हाले को देख के आज वो मुस्कुराई भी नहीं थी, लेकिन हाले ने गौर नहीं किया।
वो किसी अलग ही जहां में पहुंची हुई थी। वो गुनगुनाती हुई फ्रेश होने जा रही थी जब अकब से आती महर की आवाज पर ठटकी थी। मिद्दत की माइयों की रात तुम कहाँ थी? उफ, इनको कैसे पता चला? हाले को कोफ्त हुई थी। झूठ बोलना फजूल था क्योंकि वो जानती थी महर सवाल तभी करती है जब वो सब जानती हो। आप जानती हैं तो इसने बात घुमाई थी। जरा देखो तो इनको क्या पता है? हाले बको मत, सच सच बताओ। वो गुस्से में थी। एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, वहीं गई थी। लफ्ज की ये हेरफेर इसकी जिंदगी में कौन सा तूफान लाएगी वो अभी इस बात से बेखबर थी। कौन सा दोस्त? इसने चुपते हुए लहजे में पूछा था। है एक, आप नहीं जानती? इसने थूक निकला था। आप नहीं जानती? इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी हमारी। वाह हालिद सुल्तान वाह। अब सुल्तान फैमिली की लड़कियां इंस्टाग्राम के दोस्तों के लिए रात को 3 बजे सड़कों पर आवारागर्दी करेंगी? तोहफा तुम पर हाले। इसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, गोया किसी की नादीद हस्ती को शाबाश दी हो। आप ही प्लीज, मैं कोई आवारागर्दी नहीं कर रही थी। इसको चोट लगी थी, मैं बस इसको अस्पताल देखने गई थी और कुछ नहीं। अब मेरा यकीन करें। हाले रोहानसी हो गई थी। वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी लेकिन सच बोलकर कयामत भी नहीं लाना चाहती थी। वो जानती थी अगर इसे सच बताया तो महरमा तूफान खड़ा कर देगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी एक जरा सा झूठ कौन सी आंधी ले आएगा। हाले जो भी हो, ये गलत था, बहुत गलत। शहर के हालात का तुम्हें पता है। जो तुम अकेली निकल पड़ी थी, क्या होता अगर वो लड़का मर जाता, इसको कुछ हो जाता, या अगर वहां पुलिस आ जाती? मेरे खुदाया, मैं तो सोच सोच के ही होल उठ रहे हैं। महर का बस नहीं चलता था कि हाले को खींच के 2 थप्पड़ मारे। आप ही, मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, बल्कि मैं इस लड़के से दोस्ती भी खत्म कर दूंगी। बस आप ये बात यही खत्म कर दें प्लीज। हाले ने गोया मिन्नत की थी। कौन से अस्पताल में है वो? मेहरमा ने ठहरे लहजे में पूछा था। जिना अस्पताल, हाले ने मध्यम आवाज में बोली थी। इस लड़के से दोस्ती खत्म करो और आइंदा हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अगले 1 महीने तक तुम कहीं भी अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ जाऊंगी। इसने फैसला सुनाया था। जैसा आप कहें, लेकिन 1 महीना ज्यादा है बहुत यार, रहम करें। 2 महीने, वो सर्द आवाज में बोली थी। अच्छा अच्छा, जैसा आप कहेंगी वही होगा, मान गई मैं, बस कर दे। सारे हिटलर के जानशीन मेरे ही घर पैदा होने थे। वो बड़बड़ाई थी। मैं सुन रही हूँ। हाले, अब 3 महीने। हाले ने बेबसी से अपनी बड़ी बहन को देखा और इससे पहले कि इसकी सजा साल तक पहुंचती इसे वहां से भाग जाने में ही आफे समझी। इसका सारा मूड बर्बाद हो चुका था, लेकिन सफीर का ख्याल आता ही वो फिर से खिल उठी थी। वो दोनों एक हैं और इसे और क्या चाहिए था। मिदत की बारात का फंक्शन शहर के एक बहुत बड़े हॉल में था। हाले ने ऑफ वाइट पैरों तक आती घेरदार फ्रॉक के साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था। बाल ढीले जोड़े से बांध रखे थे, जिससे निकलती बालों की कई लटें इसके चेहरे पर झूल रही थी। गले में गुल्लूबंद और कानों में बड़े बड़े अवेजे पहने बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो चेहरे पर एक अलग ही निखार सा था, सफीर की मोहब्बत का निखार। सफीर ने सफेद शलवार कमीज के साथ ब्लैक कोट पहन रखा था। इसकी बुरी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। मुस्कुराहट इसके होंठों से जुदा ही नहीं होती थी। मेहरमा ने रेड कलर का कामदार जोड़े के साथ व्हाइट दुपट्टा ओढ़ रखा था। बाल एक आज भी खुले हुए थे, लेकिन आज इसका मूड जरा खराब था। वो बेदिली से बैठी वहां मौजूद लोगों को देख रही थी। हाले स्टेज पर मिद्दत के साथ बैठी हुई थी और सफीर को कई कारोबारी लोग घेरे हुए थे। हारून और हसन आज नहीं आए थे। हारून सुबह तक तो आने को तैयार था, लेकिन थोड़ी देर पहले इसे महर को कॉल कर पर मना कर दिया था। हसन दादा के साथ रुका था। फरवा बेगम और हसीना बेगम को खानदान में एक शादी पर जाना था। महर बुरी तरह बोर हो रही थी जब इसने सफीर को अपनी जानिब आते हुए देखा। वो सांस रोक के इसको देखे जा रही थी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई कैसे आपकी इजाजत के बगैर आपके दिल का मालिक बन सकता है? इसको देख के क्यों दिल बेख्तियार हो जाता है? क्यों इसके मुखातिब ना करने पर दिल उदास हो जाता है? यहाँ क्यों बैठी हो अकेली, बोर हो जाओगी? सफीर की आवाज इसको हवासों में लाई थी। मैं बस सबके साथ बैठकर भी बोर होती हूँ, इसलिए यहाँ आ गई, वो नॉर्मल लहजे में बोली थी। सफीर अब की इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। अच्छा, सबके साथ बैठकर भला कौन बोर होता है? इसने इस्तफार किया था। इंसान को खुश होने के लिए हजूम की जरूरत नहीं होती। अगर इसका दिल खुश है तो वह एक वीरान जंगल या फिर अकेले कमरे में भी खुश हो सकता है, और अगर इसका दिल उदास हो तो ये महफिल और ये रौनकें, ये लोग, ये सब कुछ बेकार है। महर टेबल के कोने को नाखून से खुरिचते जिस बात से आरी लहजे में बोली थी। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो स्टेज पर बैठी हाले को देखता हुआ बोल रहा था।
مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سن سکتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب ایک حادثے میں اس کے بچپن کے دوست کی موت ہو گئی تھی اور حالے نے اس کو سنا تھا۔ ان دونوں کے بچپن کی شرارتیں، جوانی کے قصے، اس نے باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تلقین کرنے کی بجائے اس کا دل ہلکا کیا تھا۔ آپ کو تب موٹیویٹ کرے جب ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہو یہ کام آپ سے نہیں ہوگا۔ اسے یاد آیا کس طرح حالے نے اس کی اسلام آباد میں کمپنی کی نئی برانچ کھولنے پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ باقیوں کی طرح اس کی حوصلے پست کیے تھے۔ جب آپ کا ڈارک فیس چل رہا ہو تب آپ کو صحیح مشورے دیں جس سے آپ بغیر جھجکے کوئی بھی بات کہیں۔ اسے یاد ہے جب کمپنی کو سفیر کی ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا، وہ ڈپریس ہو کر گھر بیٹھ چکا تھا۔ تب کسی طرح حالے اس کو نہ صرف ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی بلکہ کسی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلنے دی تھی کہ سفیر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، اور اس نے حالے سے کھل کر بات کی۔ اب وہ کوئی بھی ڈیل کرتا ہے ڈرتا ہے۔ حالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا۔ ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے اور آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ ہجوم واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہجوم میں بیٹھا وہ ایک شخص کر سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہو گئی تھی مگر وہ اب بھی حالے کو دیکھ رہا تھا۔ مہربان جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جو ہی چپ ہوا، مہر اس ٹرانس سے نکلی تھی۔ کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، سب کے پاس نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں۔ وہ حالے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہر اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ اس وقت کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب کوئی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہے، یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے، اس راہ پہ مشعل آپ نے خود جلانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں، اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو خوشی دے، آپ کی اداسی کو کہیں دور پھینک کر ہنسا دے۔ آپ کو خوش آپ تب ہوں گے جب آپ ہونا چاہیں گے۔ وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کریں۔ وہ ہنوز حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور جن کے پاس نہ ہو وہ لوگ کیا کریں؟ ایسا شخص ڈھونڈے یا پھر اسے انتظار میں بیٹھے کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا شخص آئے گا؟ میں نے سوال کیا تھا۔ ایک انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ایسا شخص ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اداس رہنے، ماتم کرنے یا لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنے یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں خوشی اپنے اندر ڈھونڈے، کوئی مشکلات ڈھونڈنے، وہ کام کریں جس سے خوشی ملتی ہو، لیکن کام کا مثبت ہونا شرط ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہربان نے نہ جانے کس خیال کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ اس سے حالے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی، اور اسی لمحے اس کی نظر بھی سفیر پر پڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، ہاں مہر، میرے پاس وہ ہے، سفیر سلطان کے پاس وہ ہے۔ اس کی آواز میں سرشاری تھی۔ مہر نے اب بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیکھا یا دیکھ کر نظر انداز کیا تھا۔ مہر کے موبائل پر چچی کی کال دیکھ کر وہ سفیر کے پاس سے اٹھ کر ذرا دور گئی تھی کہ وہاں میوزک کا شور زیادہ تھا۔ جی چچی جان بولیں، وہ کال پک کرتی ہوئی بولی تھی۔ سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہو نا؟ جی چچی، وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ اور وہ تمہاری فتنہ بہن کہاں ہے؟ اسپیکر سے چچی کی آواز ابھری تھی۔ چچی، میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی، اور پلیز ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ چچی شاید کچھ کہہ رہی تھی لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا مہر؟ اپنے کب سے آتی سفیر کی فکر مند سی آواز پہ وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اب کہ وہ معذرت سے بولا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ وہ ہنوز فکر مند تھا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، زحمت نہ کریں آپ، وہ اب ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا یار۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ جو پیچھے ریڈ جوڑے والی کھڑی ہے نا، اس کے لیے۔
बेचारी ने कितना हैवी ड्रेस कैरी किया हुआ है ना। उफ, आपसे तो बातों में कोई नहीं जीत सकता, वो हार मानते हुए बोली थी। हाले के पास चलते हैं। वो बहाना बनाकर इसे टाल गई थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक ही टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। वैसे बच्चों, मैं सोच रही थी बाबा सही कह रहे थे मिद्दत के पापा के बारे में। वो कांटे के साथ सलाद का टुकड़ा मुंह में रखती हुई बोली थी। क्या कहते हैं बाबा? इसने मुस्कुराकर पूछा था। सफीर की जरा सी फिक्र पर इसकी मुस्कुराहट वापस आ चुकी थी। यही कि ये सारा पैसा ड्रग्स की सप्लाई से आया है। महर को पानी पीते पीते अच्छू लगा था। खुदा का खौफ करो लड़की, हम इनकी बेटी की शादी में आए हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? महर ने गोया इसकी अकल पर मातम किया था। ना, तो इनको ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। बंदा ऐसे काम ही ना करे, किसी के सुनने का खौफ हो। इस पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ था। सफीर मुस्कुरा के इसकी सारी बातें सुन रहा था। वो सफीर से कतरा रही थी, लेकिन इस पे कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वो मुस्कुराहट में इसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। तुम ये सब कैसे कह सकती हो हाले? कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? सफीर के डायरेक्ट इसको मुखातिब करने पर वो जरा गड़बड़ाई थी, लेकिन अगले ही सेकंड खुद को कंपोज कर लिया था। केटरिंग से लेकर डेकोरेशन तक, ड्रेसिंग से लेकर ज्वेलरी तक, हर चीज पर पैसा पानी की तरह बहाया गया है। मिद्दत के वालिद एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी पे होगी? 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख, 6 लाख का तो मिद्दत ने लहंगा पहना हुआ है। चलो अगर इससे ज्यादा भी हो, तब भी इनकी तनख्वाह से ये सब नामुमकिन है। साइड बिजनेस इनका कोई है नहीं, और बेटे भी दोनों अभी पढ़ रहे हैं। पैसा आया कहाँ से? वो मुकम्मल जासूस बनी पूछ रही थी। सफीर ने अब बाकायदा ताली बजा के इसको शाबाश दी थी। भाई कमाल है कजन, तुम तो जासूस निकली, वो भी पक्की वाली। क्या ये इंग्लिश पढ़ के खुद को जाया कर रही हो यार? तुम्हें तो फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, है ना? मेरी भी यही विश थी, लेकिन अम्मी जूते मारेंगी। इसने आखिर में जिस अंदाज में कहा था सफीर अपना कहकर नहीं रोक पाया था। हाले, अभी अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना, तो मैं यही जूता उतार लेना है, महर तैश से बोली थी। अच्छा भाई चुप हूं, वो जलकर बोली थी। वैसे ये हरून क्यों नहीं आया? इसने बाल पलट दी थी। इसकी तबीयत नहीं ठीक, महर ने जवाब दिया था। सब सेट कर दूंगी इसकी तबीयत में, सुबह हो लेने दें बस जरा। आराम करना है जितना कर ले ये। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। देख लूंगी इसको। वो चलते हुए बोल रही थी। तुमने तो कहा था कि रेड और ऑफ वाइट की थीम है लड़कियों की, लेकिन यहाँ तो सबने सिल्वर और रेड पहना है। सफीर ने जरा जैसे याद आने पर पूछा था। वो असल में मुझे कलर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हाले कान खुजाते हुए शर्मिंदा सी बोली थी। अभी सफीर को जवाब देते इसको दादा की कॉल मसूल हुई थी। अगले 2 मिनट तक वो दादा से बात करता रहा। जैसे ही कॉल खत्म हुई, इसने हाले और महर को उठने का कहा था। दादा जान ने कहा है अब बस घर पहुंचो, इनसे अपने पोते पोती की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अब सफीर मुस्कुराते हुए बता रहा था। जब इसने महर के चेहरे को तारीख होते देखा, हाले ने भी महर की तरफ देखा था, और अब इन दोनों की सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। सफीर जी भरकर शर्मिंदा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि इनको अपनी नवासी भी याद आ रही है। इसने अपने हिसाब से बात संभालने की कोशिश की थी, लेकिन महरमा के चेहरे की जख्मी मुस्कुराहट इसको मजीद गिल्ट में मुब्तला कर गई थी। जैसे मैं जानती नहीं इनको, है ना? मैं कार में इंतजार कर रही हूँ, आप दोनों आ जाओ। वो इस जख्मी मुस्कुराहट से कहती हुई लोगों के दरमियान से रास्ता बनाती इससे चलती खारजी दरवाजे की जानी बढ़ गई थी। दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए, हाले अफसोस से बोली थी। कभी कभी वो बहुत रूड हो जाते हैं महर के साथ, ये जाती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ इसमें महर का कसूर नहीं था। इसको किस गुनाह की सजा दे रहे हैं दादा जान? सफीर बेबसी से बोला था। ऐसा नहीं था कि इसने दादा जान से इस बारे में बात नहीं की थी। वो काफी बार इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन दादा जान का रवैया बेहतर होने की बजाय और खराब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो महर को झड़कते थे या इस पर गुस्सा होते थे। वो इसको मुखातिब ही नहीं करते थे। वो अगर खाना लाती तो वो चुपचाप खा लेते, लेकिन अगर वही खाना हाले ले जाती तो दादा इसके साथ घंटों बातें करते। इस खाने को डिस्कस करते, वो इनसे दवाई देती तो 100 नखरे करते। लेकिन जब भी महर ये सब काम करती तो वो ऐसे चुपचाप बैठे रहते, गोया किसी ने इनसे कुव्वते गोया छीन ली हो। सफीर के बात करने से ये हुआ था कि अब उन्होंने महर का लाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया था।
اس کی لائی ہوئی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اس کی دی ہوئی دوائی وہ کچرا دان کی نظر کر دیتے۔ مہرمہ چپ چاپ یہ سب سہ رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی سب لوگ اس کے ساتھ یوسف سلطان کا یہ سلوک دیکھ کر برا لگنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تینوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے۔ حالے پچھلی سیٹ پر تھی جبکہ مہرمہ سفیر کے ساتھ آگے بیٹھی تھی۔ غیر معمولی خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا جب مہر کے کانوں میں سفیر کی آواز آئی، مہر یار، اب تم اداس تو مت ہونا، میں کروں گا دادا جان سے بات، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم ٹینس مت ہو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یاد نہیں رہا ہوگا کہ تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ وہ اس کو تسلی دے رہا تھا۔ میری موجودگی کو وہ تو اتنے سالوں سے بھولے ہوئے ہیں، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر سڑک پر دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتی ہوئی دکھ سے بول رہی تھی۔ وہ شاید ہرٹ ہوئی تھی، بہت زیادہ ہرٹ۔ میں آج ہی دادا جان سے بات کروں گا، سفیر نے یقین دہانی کروائی تھی۔ پہلی بار جب آپ نے بات کی تھی تب ابا نے میرا لایا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری بار جب آپ نے بات کی تب انہوں نے میرے ساتھ چائے پینی چھوڑ دی۔ تیسری بار جب آپ نے بات کی تھی تب انہوں نے میرے ہاتھ کی دوائی لے کر ڈسٹ بین میں پھینک دی۔ چوتھی بار جب آپ نے بات کی تب انہوں نے میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے خود سے بات کر رہی ہو، لیکن اس کا لہجہ، ہاں اس کا لہجہ، اس میں کچھ ایسا تھا کہ حالے نے بے اختیار قرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ خدا کے لیے اب بات مت کیا کریں، اس بار شاید وہ مجھے سلطان منزل سے ہی نکال دے، مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینیے پلیز۔ اس نے سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ مہر، تم تو بہت اسٹرانگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بے بسی سے بول رہا تھا۔ یہ دنیا اسٹرانگ لوگوں کا امتحان کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے۔ پتا ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سڑک پہ مجھے بھی ساتھ لے کر مرتی، یا پھر جب ان کی طلاق ہوئی تھی نا تب میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے، ہے نا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی تھی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھتی رہی، شاید اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی، اور چند لمحے بعد پھر سے بولنا شروع ہو چکی تھی۔ جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہونا، ان کو چاہیے اپنے بچے کے گلا گھونٹ دیا کریں، ان کو چونک پہ پھانسی دے دیں، ان کو گولی مار دیں، مگر ان کو اس زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ مہر، ہم سب ہیں نا، ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، تم میری بہترین دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تم میں، میری امی تمہیں اتنا چاہتی ہیں، تایا، ابا، ڈیڈ، کیا وہ سب کچھ بھی نہیں ہے؟ سفیر نے جیسے اس کو بہلانا چاہا، لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ پتا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کاش میں بھی حالے کی طرح امی پر چلی جاتی۔ حالے تو امی کی بیٹی بھی نہیں ہے، لیکن ابا پھر بھی حالے میں ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں بھی امی کی طرح دکھتی تب شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون ہوں، کیا ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے ان کو امی کی خوشبو نہیں آتی؟ کبھی تو مجھے بھی گلے سے لگا کر دیکھیں، میرے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیں، امی تو ان کی محبوب اولاد تھی نا، میں انہی کا خون ہوں، انہی کی بیٹی ہوں، کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی، تبھی آنکھیں مون لی تھی، سر سیٹ کی پشت سے گرا دیا تھا اور آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ امی کو چاہیے تھا مجھے ساتھ لے کر مرتی۔ حالے مسرور سی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی، مگر ہارون شاید اپنی جگہ تک سے ہلا نہیں تھا۔ ہارون کو لگا تھا شاید اب وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ حالے اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی لے گئی تھی۔ اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد، اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالے اس کے علاوہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ہارون کی قسمت تھی، قسمت نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ لاتعداد سوچیں تھی جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا تھا اور سلطان مندر سے نکل گیا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کب گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سلو موشن میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز بیڈ پر گرا۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کر اپنی ماں کو آواز دینے لگا تھا، ماما،
मामा, मामा मैं मर रहा हूँ, मामा मैं मर जाऊंगा, मामा मैं मर रहा हूँ। मैं मम्मा वो हंसियानी अंदाज में बेड पर औंधे मुंह लेटे हुए अपनी माँ को आवाज दे रहा था। और फिर 2 मिनट बाद ही नवाज शाहिद भागती हुई इस तक आई थी। इसके कमरे में पहुंचकर कुछ देर तो वो बिल्कुल गुमसुम सी खड़ी रही। हारून की हालत देखकर इनका कलेजा मुंह को आ गया था और फिर अगले ही लम्हे उन्होंने खींच कर हारून को उठाया था और अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बेटा, मेरा हारून, क्या हुआ है मिर्जान? क्यों ऐसी हालत बना रखी है? हारून बच्चे, बोलो, तुम्हारी माँ हूं मैं, मुझे बताओ, मेरा दिल फट रहा है। वो रोते हुए हारून का मुंह चूम रही थी और इससे सवाल किए जा रही थी। मामा, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। हारून इनके सीने से चेहरा निकाल कर बोला था। कहाँ दर्द है मेरे बेटे को, मुझे बताओ, क्या हुआ है? वो इसके चेहरे को हाथों के प्याला में भरते हुए बोल रही थी। यहाँ। हारून ने इनका हाथ पकड़कर दिल पर रखते हुए बोला था। मामा, मेरी रूह निकल रही है, दिल बंद हो रहा है, मैं मर जाऊंगा मामा, मैं मर जाऊंगा, प्लीज कुछ करे मामा, मैं मरना नहीं है, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो फूट फूट कर रो रहा था। वो ऐसा ही था, कमजोर, मासूम, जरा जरा सी बात पर आसमान सर पर उठा लेने वाला। मेरा बच्चा, क्या हुआ है? हाले ने कुछ कहा है ना? मुझे बताओ क्या कहा है? इसने वह बमुश्किल इसको चुप करवाते हुए पूछ रही थी। मम्मा, हाले, मम्मा, वो मेरी नहीं रही, वो किसी और की हो गई है। मैं ये सब नहीं दे सकता, मेरा दिल फट जाएगा। कुछ करें मम्मा, पापा को बुलाएं, इनको बोले, इनसे कहें हारून शाहिद मर रहा है, इसका दिल बंद हो रहा है। मम्मा कुछ करें, मुझे हाले ला कर दे प्लीज मम्मा, पापा को फोन करें ना, इनको बुलाएं, इनको बोले मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल फट जाएगा। इसके इसके अल्फाज बेरब्त थे। इसने छीन लिया हाले को मम्मा, इसने डाका मारा है मेरे हक पे, इसको अल्लाह नहीं बख्शेगा ना मम्मा, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा ना? इसने रुककर अपनी माँ से पूछा था। हाँ बेटा, इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह। वो बेबसी से दुख से अपने बेटे को देखती हुई बोल रही थी। मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सारे वहम सच निकले, हारून शाहिद हार गया है, मुझसे मेरी दुनिया छीन ली है। इसने, इसको तरस नहीं आया मुझ पर? वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है? इसको बोले ये घर दौलत सब ले ले, मुझे मेरी हाले वापस कर दे, वो जो बोलेगा मैं करूंगा। वह जानी अंदाज में चीख चीख कर रोते हुए कह रहा था। नवाल शाहिद इसको सीने में भींचे हुए थी और इसको थपकते हुए दिलासे देने की कोशिश कर रही थी। अचानक हारून इनकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाते हुए ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा था। नवाल बेबसी से इसको देखती रह गई थी। इनको पता था अब क्या होगा, और फिर अगले ही पल वो ड्रेसिंग की एक एक चीज उठा उठाकर जमीन पर मारता जा रहा था। कुर्सी को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया था। वो पागलों की तरह चीख चीख कर बोल रहा था। इसे एक बार फिर बचपन वाला दौरा पड़ा था। नहीं बुलाएंगे ना पापा को, नहीं करेंगे, आप लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं नहीं हूं ना आपका बेटा, आपको परवाह ही नहीं है मेरी, मैं खुद को मार दूंगा मम्मा, सबको मार दूंगा, हाले मेरी है, वो इसको मुझसे नहीं छीन सकता। इसने अब अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। बुलाए अपने शोहर को, करे कॉल अभी, अभी बुलाएं, इनको बोले एक बेटा तो मर गया, अब दूसरे बेटे को मरने से पहले इसको बचा लें। वो बुरी तरह चीख रहा था। शोर की आवाज सुनकर मुलाजमा दौड़ती हुई आई थी और फिर अगले ही पल कमरे की हालत और हारून का जुनूनी अंदाज देखकर बाहर की जानिब भागी थी। इसको पता था अब क्या करना है। नमाल बेगम उठकर इसके पास जाने लगी थी जब हारून की धाड़ती आवाज ने इनके पैरों को जंजीर किया था। मेरे करीब मत आना, वरना मैं खुद को मार लूंगा। वो निवाल बेबसी से होंठ काटते बहते हुए आंसू से वहीं खड़ी रह गई थी। इनका दिल कट रहा था। हारून को ऐसे देखकर उन्होंने फोन उठाया था और डॉक्टर बसीर का नंबर मिलाने लगी थी। हारून मुसलसल चीख रहा था जब इनको हारून के तीनों गार्ड्स अंदर आते दिखाई दिए थे। इनके पीछे मुलाजमा भी थी। तीनों भागते हुए थे और बरक रफ्तारी से इसको अपने बाजुओं में जकड़ लिया था। वो थक चुका था, तभी मुजाहमत तर्क करके खुद को इनके हवाले कर चुका था। आधे घंटे बाद नवाल ने डॉक्टर बसीर को आते देखा। हारून इनकी गोद में सर रखे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह लेटा हुआ था। डॉक्टर ने हारून का चेकअप करके इसको सुकून और इंजेक्शन दे दिया था। वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सो रहा था। डॉक्टर ने नवाल बेगम के इसकी हालत के बारे में आगाह कर दिया था। इनका कहना था कि हारून ने किसी बात की बहुत ज्यादा टेंशन ले ली है और इसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। इसको खुश रखें और परेशानी की बातों से दूर रखें। डॉक्टर ये कहकर जा चुके थे, लेकिन नवाल शाहिद का सुकून गारत कर गए थे। दरअसल शाहिद और नवाल को अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था,
जैसा कि अमूमन एक ऐसे केसेस में होता है, एक बच्चा कमजोर होता है तो दूसरा मजबूत। इस केस में हारून वो कमजोर बच्चा था। इसके असाब शुरू से ही कमजोर थे, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो हर छोटी छोटी बात पे इस तरह तोड़फोड़ करता था। ज्यादातर ऐसा तब होता था जब इसकी और हाले की लड़ाई होती थी। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। डॉक्टर्स का कहना था कि इसको गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है, लेकिन हारून की माँ कभी भी इसको इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाने के लिए राजी नहीं हुई थी। तब उन्होंने हारून को ये कहकर डराया था कि अगर इसे अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी तो वो इसको अमेरिका भेज देंगे, हाले से दूर। इसका नतीजा ये निकला था कि अब इसे गुस्से पे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, किसी से लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया था। और अब तो पिछले 10 सालों से इसने ऐसी कोई तोड़फोड़ या छोटी बातों पर गुस्सा करना भी छोड़ दिया था। नमाल बेगम को लगा था हारून ठीक हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। कम से कम आज इनको इस बात का यकीन हो चुका था कि बच्चों को डरा धमका कर इनकी बुरी आदतें नहीं छुड़वाई जाती। बीमारियां इलाज से ठीक होती हैं, धमकियों से नहीं। आज उन्होंने ये एतराफ किया था। सारी रात मेहरमा ने आंखों ही आंखों में काटी थी। यूसुफ साहब की बातों से जो तकलीफ हुई थी, इसको आज वो सब बातें याद आ रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन आंसू शायद गले में अटक गए थे। इसकी माँ ने 6 साल तक इसको प्यार नहीं किया था, बस खामोशी से इसके काम करती रहती। कभी कभी तो इसके काम भी अपनी भाभी के जिम्मे कर देती। खुद घुटनों में बैठी जाने क्या क्या सोचती रहती। वो बच्ची थी, माँ की तकलीफ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि इसकी माँ भी फरवा मुमानी और मम्मा की तरह इसके साथ शॉपिंग करे, इसको अपने हाथ से खिलाए। मेहरमा शुरू से ही बहुत एहसास थी। इसको अपनी माँ की चुप बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो अभी ये सब की वजह का मतलब समझने से बहुत छोटी थी। फजर की अजान में 15 मिनट गुजर चुके थे जब मेहरमा के वजूद से हल्की सी जुम्बिश हुई। इसने रात वाला ड्रेस पहन रखा था। मीठा मीठा सा मेकअप। वो आहिस्ता से उठी थी और बालों के जूड़े में बांधा। अलमारी से एक सादा कॉटन का सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। 10 मिनट बाद वो गिले चेहरे के साथ बाहर आई थी। इसके चेहरे से अब भी पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। दुपट्टा नमाज के स्टाइल से लपेट रखा था। बेड की साइज तरह से जयनमाज उठाकर वो बालकनी में आ गई थी। नमाज पढ़कर जो ही इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, इसकी आंखें भीगने लगी थी। चंद ही लम्हों में इसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर लिया है जिसकी सजा खत्म ही नहीं हो रही? अब्बा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं मुझसे हाले जितना प्यार करते? मैं तो नगीन सुल्तान की बेटी हूं ना, फिर क्यों नहीं वो मुझसे अपनी बेटी को नहीं देखते? या अल्लाह, मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। मैं भी तो तेरी बंदी हूं ना, इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे अल्लाह, प्लीज। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहती जा रही थी। काफी देर रोने के बाद अब इसका दिल हल्का हो गया था। वो उठी थी, चाय नमाज तय करके रखी और दोबारा बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी। इसकी निगाह जब नीचे लॉन की जानिब गई तो इसको सफीर नजर आया था। वो शायद जॉगिंग करके वापिस आया था। इसके भूरे बाल माथे पर बिखरे थे। वो मुस्कुराते हुए महर को नीचे आने का इशारा कर रहा था। इसको देखते ही सारी कल्फ दूर हो गई थी। दिल का मौसम खुशगवार हो गया था। कौन सा गम, कहाँ का गम, इसको किसी चीज की परवाह नहीं थी। अगर ये बुरी आंखों वाला शख्स इसके साथ हो, ये शख्स मेहरमा का इश्क था, इस बात में कोई शक नहीं था। वो जब नीचे गई तब तक सफीर भी घर के अंदर दाखिल हो चुका था। नाश्ता मिलेगा कजन? इसको देखते ही वो हाश बिशार सा बोल रहा था। जी बिल्कुल कजन, क्यों नहीं मिलेगा? वो खुशदिली से बोली थी। तो बनाओ जल्दी से, और प्लीज कुछ हल्का फुल्का सा बनाना। कल भी हाले ने घी से भरे पराठे मीठी चाय पिला दी थी, आज एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ा है मुझे। वो भी चारगी से बता रहा था। वो दोनों अब चलते हुए किचन की जानिब जा रहे थे। तो आप मना कर देते, नहीं खाते? महर किचन में आते हुए सहूलत से बोली थी। यही तो बात है, मैं इसको मना नहीं कर पाता। वो आम से लहजे में बोला था, मगर इसकी आंखों में चमक वो आम नहीं थी। मैंने जवाब नहीं दिया था। वो रुककर इसकी आंखों में देख रही थी। तो गिबत हो रही है मेरी यहाँ? हाले की मशकूक आवाज पर सफीर ठटक कर मुड़ा था, जबकि मेहरमा को कोई हैरत नहीं हुई थी। वो अब हाले के इन छापों की आदी हो गई थी। तुम रोज इतनी जल्दी उठ जाती हो कजन, क्या रात में सोती नहीं हो? सफीर अब शेल्फ पे बैठा इससे सवाल कर रहा था। मैं अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके उठी हूँ, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और ये फजर का वक्त है। जाहिर है मुझे उठना ही था, वो आराम से बता रही थी। अच्छा अब इधर आओ, मेरे साथ नाश्ता बनवाओ। मिस मुसलमान, मेहरमा अंडा फेंटते हुए बोली थी। सॉरी आपी, ऐसे नाशुक्रों के लिए हाले सुल्तान नाश्ता नहीं बनाती। सफीर को जताती नजरों से वो बाहर कहती निकल गई थी।
सॉरी आपी, ऐसे नाशुक्रों के लिए हाले सुल्तान नहीं बनाती नाश्ता। सफीर को जताती नजरों से देखती हुई वो बाहर निकल गई थी। ये ऐसे ही है, एक पल में आसमान पे बिठा देती है और अगले ही पल जमीन पर गिरा देती है। महरमा मसरूफ सी बोली थी। कोई बात नहीं, इसकी बातों का बुरा नहीं मानता मैं जाके फ्रेश होकर आता हूँ, तुम नाश्ता बनाकर मुझे बुला लेना। वो ये कहता हुआ कमरे की तरफ चला गया था। महरमा इसकी चौड़ी पुश्त को देखती रह गई थी। इसे कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। नवाल शाहिद ने सारी रात हारून के सराहने बैठकर गुजारी थी। शायद को उन्होंने रात को ही कॉल करके घर आने को कहा था। वो एक लम्हे को सोई नहीं थी। शायद हुसैन थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे और इनकी गाड़ी की आवाज सुन चुकी थी, लेकिन हारून के पास से उठने की जुर्रत नहीं कर सकी। 10 मिनट बाद शाहिद इनको एक कमरे में आते हुए दिखाई दिए। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी उजलत में क्यों बुलाया मुझे? जानती भी हो कितना काम। इनके बाकी के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए जब उन्होंने हारून को बच्चों की तरह माँ की गोद में लेटे हुए देखा। साइड टेबल पर पड़ी दवाइयों ने इनकी रूह खींच ली थी। क्या फिर से वही सब? वो बमुश्किल बोले थे। हाँ, फिर से वही सब। नवाल ने इनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। वजह? सवाल हुआ था। हाले सुल्तान, जवाब आया था। इसी वक्त हारून की आंख खुली थी। इसका सर बुरी तरह दुख रहा था। पानी। इसकी नकाहत ज्यादा आवाज सुनकर शाहिद को लगा था जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में लिया हो। हारून बेटा, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? ये क्यों आए हैं यहाँ मामा? इनको बोले यहाँ से चले जाएं। मैंने इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो अपराध की तरह चिल्ला नहीं रहा था। इनके लहजे में बेबसी थी। हारून, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस मुझसे मुंह ना फेरो प्लीज बेटा। पापा, आप जाएं। आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मैं खाली हाथ हूँ पापा। वो मुझसे दूर जा रही है, मेरे हाथ खाली हैं, ये देखे ना। वो अपने हाथ इनके आगे करता हुआ बिखरे हुए लहजे में बोल रहा था। वो अब फिर से रो रहा था। शायद हुसैन ने इसके हाथ बारी बारी चूमे थे। नहीं मेरा बेटा, तुम बताओ तो, हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। पापा, सफीर, इस सफीर ने मुझसे सब छीन लिया। इसने हाले से कहा कि वो इससे शादी करेगा। मैं आपको कहता था ना, कहता था पोपो से बात करें। आपने नहीं सुनी ना मेरी, आपने कभी नहीं मेरी सुनी। शाहिद साहब के दिल को जैसे करार आया था। सफीर ने बस प्रपोज ही तो किया है, मतलब बात इतनी नहीं बिगड़ी। तो बेटा ये सब सफीर ने कहा, हाले ने इसको कोई जवाब दिया? वो इसकी बाकी बातों को नजरअंदाज करके पूछ रहे थे। वो चुप थी। बाबा, इसने कुछ नहीं कहा। बस, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। मैं अभी मिराज भाई से बात करता हूँ, तुम्हारी और हाले की मंगनी करवा देते हैं। वैसे भी हम पहले भी रिश्ते मांग चुके हैं, इनकार नहीं होगा। मैं आपा से मिन्नत कर लूंगा। उन्होंने जैसे चुटकियों में हल निकाला था। पापा, हाले ने कुछ नहीं कहा। वो चुप थी। हारून एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला था। इसकी चुप का मतलब है इसको कोई मसला नहीं, वरना हाले जैसी लड़की चुप नहीं रहती। वो इसको इसी वक्त क्लियर करती। वो सफीर का सर फाड़ देती। पापा, वो चुप थी क्योंकि वो राजी थी। वो यहाँ शाहिद को लगा था बात बिगड़ चुकी है। आपको याद है जब मैं 12 साल का था, हम आउटिंग के लिए गए थे। मुझे एक साइकिल पसंद आ गई थी। मैंने आपसे कहा था ये मुझे ले दें। शायद दम साधे इसको सुने जा रहे थे। आपने कहा था हम वापसी पर ले लेंगे। मैंने कहा भी था अभी ले लेते हैं, लेकिन आप नहीं माने। मैं चुप हो गया। हम वापस गए और साइकिल बिक चुकी थी। पापा, जिस तरह आपने इस दिन देर कर दी थी, अब भी आप बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी दिन की तरह। इसके बाद मैंने कभी साइकिल नहीं ली। पापा, आपने देर कर दी। पापा, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा लेट गया था, घुटनों को पेट से लगाए। वो कोई रूठा हुआ बच्चा लग रहा था। शाहिद को तो सांप सूंघ गया था। इनको याद था इस वाक़े के बाद हारून ने 1 महीना इनसे बात नहीं की थी। तब तो बस साइकिल थी, अब तो इसके हाथ से दुनिया गई थी। अब न जाने क्या होगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो मिराज का नंबर डायल करते हुए कमरे से निकल गए थे। नाश्ते की टेबल लग चुकी थी। सब नाश्ता करने में मगन थे जब हाले डाइनिंग में दाखिल हुई। वो दादा जान के पास बैठने की बजाय अपने बाबा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। दादा जान जो इसको देखकर मुस्कुराने लगे थे, अचानक इनकी मुस्कुराहट सिमटी। आंखों में तहरीर उतर आया। हाले हमेशा इनके साथ ही बैठती थी, बल्कि जब हसन इसको चुराने के लिए इसकी जगह पर बैठ जाता तो वो हंगामा होता कि आलामान। सब लोग खामोशी से हाले की कार्रवाई देख रहे थे।
मगर कोई कुछ बोला नहीं था। हाले, क्या अब भी नींद से जागी नहीं हो? ये तो महर की जगह है। चची मीठी छुरी बनी खुद को कहने से बाज नहीं रख पाई थी। चची नींद तो शायद आपकी आंखों में भर गई है, पराठे पर जैम लगा रही हैं आप। हाले तपाने वाली मुस्कुराहट से बोली थी। चची के तो मानो कपड़ों में भी आग लग गई थी। खूनखार नजरों से हाले को बस देखकर रह गई थी कि दादा की मौजूदगी में कुछ और कह भी नहीं सकती थी। हाले बच्चे, आओ मेरे पास आकर बैठो। दादा ने मोहब्बत से इसको बुलाया था। नहीं दादा जान, मैं यहीं ठीक हूँ। महर जूस देना, दादा को नॉर्मल लहजे में जवाब देकर अगला जुमला महर से कहा था। दादा जान का इसका सुर्ख चेहरा हो चुका था। हसीना बेगम ने भी नागवारी से इसको देखा था। दादा चंद लम्हे शौक से इसको देखते रहे, इसके बाद तेजी से वहां से निकलते चले गए। हालांकि दिल को कुछ हुआ था, लेकिन ढीठ बनी बैठी रही। सबने हैरत से इनको जाते हुए देखा था। एक हाले थी जो पुरसुकून सी बैठी पराठे के साथ इंसाफ कर रही थी। ये क्या हरकत थी हाले? शम्स चाचा ने नागवारी से पूछा था। क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कुछ बोला क्या? वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पूछ रही थी। ये बात मैं बताऊं कि तुमने क्या किया है? तुमने बाबा को मना कैसे किया? इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी? बहुत ढील दे रखी है बाबा ने तुम्हें, इसीलिए तो हम तुम हमारे सरों पर चढ़ रही हो। तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि बाबा को जवाब दोगी अब। ऊपर से ड्रामा कर रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। बाबा, आराम से यार, बच्ची है। सफीर ने अपने बाप को बास रखने की कोशिश की थी। बच्ची है तो बच्ची बनकर रहे ना, माँ क्यों बन रही है हमारी सबकी? बस शम्स, बहुत समझ लिया मैंने, और बहुत कह चुके तुम। मेरी बेटी से आराम से बात करो। ये मेरी बेटी का और पापा का मामला है, वो इसको खुद हल कर लेंगे। वो अपनी जगह से उठकर शम्स साहब के मुकाबिल खड़े हो गए थे। तुम शम्स, तुम मेरी बेटी से आराम से बात करो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हारे बेटे से करता हूँ। वो मेरी बेटी है, इस घर की कोई मुलाजमा नहीं जो तुम इसके झिड़कोगे, वो भी बिला वजह। आइंदा ख्याल रखना। वो बिल्कुल यूसुफ साहब की तरह बोलते थे, नर्म मगर दो टोक लहजा। आखिर में शम्स साहब का कंधा थपथपाया था और वो वहां से निकलते चले गए थे। हसन, अम्मा और फरवा हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रही थी, जबकि मेहरमा पत्थर का बुत बन चुकी थी। इसे समझ आ गई थी कि हाले ये सब क्यों कर रही है। सफीर, आज मुझे यूं नहीं छोड़ देंगे? हरून आज नहीं आया, ना कॉल पिक कर रहा है। हाले अपनी जगह से उठती हुई नॉर्मल सी बोली थी, जैसे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही नहीं और इस पर मट्टी डाल दी हो। हाँ जरूर, मैं कार में बैठा हूँ, तुम आ जाओ। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सफीर के साथ यूनी जाने के लिए निकल चुकी थी। अच्छी लग रही हो, सफीर ने इसको देखते हुए कहा था। कब नहीं लगती? इसने अब्रुच का आकर पूछा था। इतना गरूर? गरूर नहीं, खुद शनाई। अच्छा, ये सारा सीन क्या क्रिएट किया है तुमने? सफीर ने बात बदली थी। जैसे तो आपको पता ही नहीं, इतने आप कह के वो इसको तपा रही थी, साथ हाथ बढ़ाकर अपना पसंदीदा म्यूजिक ऑन किया था। खैर मट्टी डालो, मुझे ये बताओ, कल जो कुछ मैंने कहा इसके बारे में क्या सोचा? सफीर अपने मतलब की बात पर आया था। हाले का दिल जोर से धड़का था, रंग हल्का गुलाबी हुआ था। इसको तवक्को नहीं थी कि सफीर इस तरह आराम से बात करेगा। क्या कहा था? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। शायद आपने कहा था आप भी मेरी तरह सादगी से शादी करना चाहते हैं। इसका भला क्या जवाब हो? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। हाले, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था शादी के लिए। मैंने कहा था मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, और कुछ बातें जो मैंने नहीं कही वो अब कहता हूँ। वो यूनिवर्सिटी के गेट पर गाड़ी को रोक चुका था और अब वो पूरी तरह हाले की तरफ मतवज्जो था। हाले सुल्तान, मैं सफीर सुल्तान तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि सारी जिंदगी तुम जैसा अजाब सर पर मुसल्लत करना चाहता हूँ, इतनी कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे और अम्मी के झगड़े बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतनी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब लगता है कि तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होगा। क्या तुम भी ऐसा चाहती हो? वो इसकी आंखों में देखकर इतनी ही मोहब्बत से कह रहा था कि हाले को लगा इसका दिल खुशी से बंद हो जाएगा। क्या वो इस शख्स को इनकार कर सकती थी? इसने अपने दिल से पूछा था। जवाब नहीं में आया था। दादा ते चची नाल तसा गल कर सियो, बाकी अम्मा और अब्बा को मैं आपे देख। दादा ते चची नाल तुसा गल करें सियो, बाकी अम्मा अब्बा
کو میں आपे देख सा। बच्ची मैं तो सादे तरस खा के हाँ जा कर देंदी हाँ। दादा और चाची से बात आप करेंगे, अम्मा और अब्बा को मैं खुद देख लूंगी। रही मैं तो आप पे तरस खाते हुए हाँ कर ही देती हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। फिर सुल्तान को लगा था दुनिया अब इसकी है। इसने हाले के किरार पर अपने दिल को रुकता हुआ महसूस किया था। मुझे आज से पहले इस सुराई की इतनी मीठी कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। वो दोनों चौकीदार की आवाज पर होश में थे, जो कि इनको गाड़ी साइड पर लगाने का कह रहा था। हाले हंसती हुई गाड़ी से उतर गई थी। सफीर मुस्कुराकर इसको जाता देखता रहा। कोई इतना प्यारा कैसे हंस सकता है, इसने दिल में सोचा था। अम्मा, ये गंदा खून क्या होता है? 6 साल उमर अपनी माँ के पास बैठा मासूमियत से पूछ रहा था। नफीसा हयात को लगा था जैसे किसी ने इनके ऊपर उल्टी छुरी फेर दी हो। वो तड़पीटो उठी थी। ये तुमसे किसने कहा बेटे? उन्होंने बमुश्किल खुद को नॉर्मल रखते हुए उमर से पूछना चाहा। वलीद भाई कह रहा था कि मैं गंदा खून हूं। असल आप मेरी ममा नहीं हो। वलीद इस करियाने वाले का बेटा था जिसको कुछ साल कबल नफीसा ने पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत किया था। और अब अक्सा नदीम की बेटी को मेरे साथ खेलने भी नहीं देता। अम्मा, वो फूले गालों और सेहतमंद जिस्म वाला बच्चा नरूठेपन से कह रहा था। बेटा, कोई गंदा खून नहीं होता। हर इंसान का खून पाक होता है, क्योंकि ये इसको अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत है। गंदा तो लोगों के जहन में है। तुम मेरे बेटे हो, नदीम से बात करूंगी मैं। वो आइंदा तुम्हें अक्सा से खेलने देगा। उमर खामोश हो गया था। बाकी बच्चों की तरह ज्यादा सवाल नहीं करता था। वो एक सवाल एक ही बार करता था। अगर इसकी तसल्ली नहीं होती तो वो बताता नहीं था। कुछ अरसा पहले इसने इसी तरह अपनी माँ से एक सवाल किया था। अम्मा, नाजायज क्या होता है? इसके इस सवाल पर फीसा की रूह तक काम गई थी। और फिर हर आए दिन यही सब होने लगा था। कभी मोहल्ले के लोग उमर को गंदा खून कहकर अपनी बच्चियों के साथ खेलने ना देते, तो कभी इसको नाजायज कहकर मार मार के घर से निकाल देते। नफीसा इनका मुंह नहीं बंद कर सकती थी। ऐसे में एक जरी ही थी जो इसकी दोस्त और महरम राज थी। वो नफीसा की बचपन की दोस्त थी। इनका जब भी दिल उदास होता था तब वो इसी के घर चली जाती थी। नफीसा के घर से 2 घर छोड़कर तीसरा घर जरी का था। इस तपती धूप में भी वो उमर को साथ लिए जरी के घर से एयर कूलर के सामने बैठी थी। उमर जरी के बेटे वासिफ के साथ खेल रहा था। वो जब कोर्ट जाती तब उमर को जरी के ही घर छोड़ जाती थी। अब तो खैर वो भी स्कूल जाने लगा था और वापसी पे वहन इसको जरी के घर ही छोड़ा करती थी। जब शाम में नफीसा वापस आती, उमर को साथ ले जाती। तो मोहल्ला छोड़ क्यों नहीं देती नफीसा? कब तक इस छोटे से मोहल्ले में खुद को और उमर को जलील करती रहोगी? अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, तुम तो किसी भी पोश इलाके में घर ले सकती हो। जरी इनको शरबत का गिलास थमाती हुई फिक्रमंद सी बोली थी। कैसे छोड़ दूं जरी? मैंने तो शादी के बाद अपने शौहर के लिए भी ये जगह नहीं छोड़ी। वो घर मेरे बाप की निशानी है। इसकी एक एक ईंट में अब्बा के खून पसीने की कमाई है। इसके एक एक पौधे में अम्मा की खुशबू है। उन्होंने पेट काट काट कर ये घर बनवाया था। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी इस घर में गुजारी है। अपने महरम शौहर से वादा किया है कि इस घर से बस मेरी लाश ही निकलेगी। और फिर उमर, इसका स्कूल है यहाँ। मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ, कहीं और गई तो कहाँ छोड़ूंगी? इसको मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उमर का जहन खराब हो रहा है नफीसा। वो लोगों की बातों को सुनता नहीं है। वो इन सब बातों को जहनशीन करता जा रहा है। जिन सब की तुम बात कर रही हो वो सब अब दुनिया में नहीं रहे। इस दुनिया में उमर है, तुम हो। अब तुम्हें इस बच्चे का सोचना चाहिए। वो बहुत ज़हीन है। आज तो वो बस नाजायज का मतलब पूछ रहा है, कल इसके मायने जान गया तो अच्छा नहीं होगा। तुम ये शहर ही छोड़ दो, कराची चली जाओ। ये मर्दों का माशरा है नफीसा। तुम अकेली औरत किस किस का मुकाबला करोगी? मेरे पास जो सेविंग्स है वो तो सारी उम्र की पढ़ाई के लिए हैं। अगर इसको घर खरीदने पर लगा दिया तो क्या होगा? कैसे पढ़ाऊंगी? वो किसी आम स्कूल में नहीं जाता। इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल है वो। मैं इसको हमेशा बेस्ट देना चाहती हूँ जरी। पढ़ेगा तो वो तब जब इसका जहन पुरसुकून होगा। तुम्हारा 6 साला बेटा आए दिन मोहल्ले के लोगों से पिट कर आता है, गालियां और नाजायज होने के ताने सुनकर आता है। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी ईमानिल्लाह।